So, hello friends. I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, and that is current affair of 3rd of September. रेफरेंस के लिए आप दृष्टि IAS वेबसाइट यूज कर सकते हो. आई होप कि आज की हमने लगभग सारी न्यूज कवर की हैं. इफ देयर इज एनी न्यूज जो कि रह गई है, वी विल बी कवरिंग दैट टुमारो, और वो हमारे काम की नहीं है या फिर वो स्टेटिक में कवर हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट दोज न्यूज जो रह गई हैं. कमिंग टू आवर फर्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड. सो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि प्री में कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में कहाँ से आ सकते हैं. अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो मेंस में पूछा जाए. यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा तो अगर प्री में बनेगा, दैट टू अबाउट कि एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है. सो यू जस्ट नीड टू नो, ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए आपको. एम्बीपोलर जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, एम्बी मतलब कि बाई डायरेक्शनल होगा, यानी कि दोनों डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सो एम्बीपोलर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमारे अर्थ में प्रेजेंट होगा. जैसे अर्थ में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट है, जैसे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, हम एज्यूम करते हैं अर्थ के नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स, वैसे ही अर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है जो कि ड्राइव करता है चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट को. यानी अगर हमारी अर्थ में कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो मूव करेंगे, वो किसकी वजह से करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्रिएट करेगा? पोलर विंड को क्रिएट करेगा या फिर पोलर विंड को डायरेक्शन देगा. इसके अलावा ये एक्सटेंड करेगा एटमॉस्फेयर की हाइट को. जैसा कि हमें पता है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, वहां पे एक लेयर आयनोस्फेयर होती है. जब आप स्टैटिक में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा. तो आयनोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा तो क्या होगा? चार्ज पार्टिकल और दूर तक चले जाएंगे. तो उसके कारण क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो एक्सटेंड हो जाएगी. इसके अलावा इसका एप्लीकेशन क्या होगा कि ये हमें हेल्प करेगा अर्थ का एटमॉस्फेरिक इवोल्यूशन समझने में, कि कैसे कैसे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसने इवोल्व किया है. अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर हम समझ पा रहे हैं कि कैसे इवोल्व किया है, तो हमें बाकी प्लैनेट्स का एटमॉस्फेयर इवोल्यूशन समझने में भी वो हेल्प करेगा. दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर. सो नासा ने इसे डिटेक्ट किया है कि अर्थ में है. इसके अलावा पोलर विंड को ड्राइव करेगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल ये कोज करेगा, बाई डायरेक्शनल होगा, एक्सटेंड करेगा हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, इनसाइट देगा हमें अर्थ के एटमॉस्फेरिक इवोल्यूशन में. कमिंग टू आवर सेकंड न्यूज, दैट इज अबाउट इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी. सो अभी रिसेंट में वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया गया है. सो दिस वाज इन न्यूज. यहाँ पे हमारे लिए जरूरी हो जाता है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्री में हमें जैसा पता है, हमने कॉफी बोर्ड कवर किया, हमने टी बोर्ड कवर किया जो कि कोलकाता में है, हमने टोबैको बोर्ड कवर किया जो कि गुंटूर तमिलनाडु में है. तो हमें यहाँ पर कोकोनट बोर्ड देख लेना एक तो, जो कि हमारा कोच्चि केरला में है, उसका हेडक्वार्टर. इसका जो ICC का सेक्रेटेरिएट है वो हमारा जकार्ता इंडोनेशिया में है. ये ग्रुप है एक कोकोनट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का. इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था. कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट वाज अबाउट कि हमें डीहाइफनेट करने की जरूरत है राइस और व्हीट को के कल्टीवेशन को. दैट इज कि हमें दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसीज लानी चाहिए, क्योंकि जो दोनों की चैलेंजेस हैं या दोनों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग अलग है. दोनों का प्रोडक्शन और कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो अलग अलग है. सो राइस के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं. सो जो राइस है उसकी वेस्ट बंगाल में 3 क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं, जिसमें ओस हमारी समर सीजन में होती है. उसके बाद अमन हमारी रेनी सीजन में होती है, एंड द रेस्ट वन बोरो विल बी इन विंटर. दिस यू नीड टू नो हियर, क्योंकि कई बार क्या होता है, यूपीएससी सीधा आपको इन 3 वेराइटीज के नाम दे देगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है. किस फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क कि ये पेस्टिसाइड हैं, ये क्रॉप्स के नाम है, क्या है ये. सो यू नीड टू नो हियर कि ये क्या है. ये राइस की वेराइटीज हैं. राइस के कल्टीवेशन में हमारा ग्लोबली 2nd रैंक है. सेम फॉर व्हीट कल्टीवेशन.
व्हीट और राइस दोनों में जो वर्ल्ड में टॉप प्रोड्यूसर कंट्री है वो चाइना है, देन इंडिया आता है, ये मैंने मेंशन भी किया होगा, या हियर इट इज कि फर्स्ट पे चाइना है देन इंडिया है दोनों में। दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग बैक टू अवर स्लाइड। अब राइस का जो एक क्लाइमेट रिक्वायरमेंट होता है उसमें हमें 150 से 300 सेंटीमीटर, दैट इज 150 टू 300 सेंटीमीटर रेनफॉल का रिक्वायरमेंट होता है। वाटर यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो वाटर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर फॉर राइस। टेम्परेचर हमारा होना चाहिए 22 टू 32 डिग्री सेल्सियस। रीजंस की अगर हम बात करें तो ये ऑर्डर में दिए गए हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होगा, यूपी में, देन पंजाब में। सोइल की अगर हम बात करें तो क्लेई और लोमी सोइल का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हमें भी पता है कि क्लेई सोइल है उसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर व्हीट कल्टीवेशन। व्हीट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अब हमें पता है कि इसे राइस से कम वाटर चाहिएगा, दैट इज 75 टू 100 सेंटीमीटर रेनफॉल ये रिक्वायर होगा यहाँ पर। क्लेई एंड लोमी सोइल सेम एज राइस कल्टीवेशन। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा यूपी, एमपी एंड देन पंजाब। सो दिस यू नीड टू रिमेम्बर। उसमें क्या था हमारे पास, वेस्ट बंगाल, देन यूपी एंड देन पंजाब। वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब। यहाँ पर हमारे पास यूपी, एमपी, पंजाब है। सो बी वेरी क्लियर विद दिस क्या ऑर्डर है। 10 टू 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन। अगर टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, हमारा व्हीट का जो कल्टीवेशन है उस पे अफेक्ट पड़ेगा, तो हमारी यील्ड क्या हो जाएगी, कम हो सकती है। दिस यू नीड टू नो हियर। ये कंक्लूजन्स मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के हमें हेल्प करेंगे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम करने में। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट वाज अबाउट आसना साइक्लोन। सो बेसिकली ये साइक्लोन अभी कच्छ कोस्ट में आया है, गुजरात में। पाकिस्तान के कुछ पार्ट्स को इसने हिट किया है। ओनली यू नीड टू नो हियर कि एक ऐसा साइक्लोन आया है। अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं अरेबियन सी में ये आया है, इनकी नेमिंग कौन करता है, इनकी नेमिंग करता है हमारा मेटेओरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि ग्रुपिंग है बहुत सारी कंट्रीज का हमारी, और वो मिलकर अपने अपने नाम देते हैं और उनमें से एक नाम चूज किया जाता है। इसके अलावा ये हर साइक्लोन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है, that you will be covering in your static portion. Nothing else you need to know here. Coming to our next news, that was about Maharatna companies. यहाँ से अगेन प्री में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, सो यू नीड टू नो हियर कि जो महारत्ना कंपनीज होती हैं उन्हें महारत्ना का स्टेटस कैसे मिलता है। सबसे पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट होता है वो होता है कि उसके पास नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए, तभी वो महारत्ना स्टेटस के लिए एलिजिबल होंगे। सो नवरत्ना, वेट अ मिनट, नवरत्ना का स्टेटस होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए उनके पास, वे लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज पर। इसके अलावा इन लास्ट 3 years उनके पास एवरेज एनुअल नेटवर्थ होना चाहिए 15,000 करोड़ प्लस का, 1500 करोड़ प्लस का। उनके पास प्रॉफिट होना चाहिए, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस यू नीड टू नो कि ये आफ्टर टैक्स है, ये होना चाहिए उनके पास 5,000 करोड़ प्लस। इसके अलावा उनके पास एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़ प्लस। दिस यू नीड टू नो हियर कि ये क्राइटेरिया क्या है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, दैट्स आई एम राइटिंग दिस ऑल हियर।
Coming to our next one, that is next slide, that is about नवरत्ना कंपनीज. अब हमें देखना है कि नवरत्ना कंपनीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं नवरत्ना स्टेटस के लिए. सो बेसिकली जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं उन्हें ये स्टेटस दिया जाता है. अभी रिसेंट में 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नवरत्ना स्टेटस मिला है. दैट वाज व्हाई इट इज इन न्यूज. तो आप एक बार देख लो कि किसी किसे ये स्टेटस मिला है, क्योंकि अभी लास्ट ईयर ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट पर क्वेश्चन आया है यूपीएससी में. सो यूपीएससी कीप आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दीज लाइंस कि जो ये स्टेटस दिए जा रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से या अलग कोई प्रोजेक्ट न्यूज में है तो वहां पे क्वेश्चन आते हैं. सो यू नीड टू नो हियर कि एक रेलटेल कंपनी है, एक सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है, एक सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करके है, ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करके एक कंपनी है उसे, और इसके अलावा नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इन चारों को ये स्टेटस दिया गया है अभी. अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं कि उसे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में होना चाहिए उस कंपनी को नवरत्ना स्टेटस में आने के लिए. इसके अलावा उसकी जो रेटिंग है वो वेरी गुड या एक्सीलेंट होनी चाहिए. लास्ट 5 ईयर्स में से 3 ईयर में उसकी जो रेटिंग है वो एक्सीलेंट या वेरी गुड होनी चाहिए. दिस यू नीड टू नो हियर. आई डोंट थिंक कि ये रेटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा, बट यू नीड टू नो हियर कि जो अभी लास्ट में जो 4 कंपनीज हैं जिन्हें ये स्टेटस मिला है वो कौन सी कंपनीज हैं. अब यहीं पे एक चीज और कर लेते हैं, चलो देख लेते हैं एक बार. आई थिंक मैंने नेक्स्ट पीडीएफ में ऐड किया होगा. सो लेट मी सेव दिस हियर. So coming to our next PDF, that is, हाँ देखा मैंने मिस कर दिया. So let me mention it here for you. एक बार यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि मिनी रत्ना स्टेटस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी. सो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में डिवाइडेड है. हम कैटेगरी 1 कर लेते हैं केवल, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा डिटेल में ये पूछेगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि लास्ट पीरियड में ये चेंज हो गए थे कि इनकी जो क्राइटेरिया थे वो चेंज हुए थे. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट तो महारत्ना का हो जाता है. मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में आने के लिए हमें क्या चाहिए कि जो लास्ट 3 ईयर्स हैं वहां पर कॉन्टिन्यूअसली प्रॉफिट हुआ हो. एक तो ये रिक्वायरमेंट होगा. सेकंड क्या होगा हमारा कि जो प्री टैक्स प्रॉफिट है वो हमारा 30 करोड़ होना चाहिए किसी भी एक साल में, 1 ईयर आउट ऑफ लास्ट 3 ईयर. इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है हमारे पास कि पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए कंपनी के पास. सो दिस यू नीड टू नो हियर कि मिनी रत्ना का क्या क्राइटेरिया है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट ग्लोबल माइग्रेशन. सो अभी एक इंडेक्स या एक रिपोर्ट रिलीज हुआ है, मोर करेक्ट विल बी रिपोर्ट हियर, रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ माइग्रेंट्स. ये रिपोर्ट रिलीज किया है हमारा प्यू रिसर्च सेंटर ने. दिस यू नीड टू नो हियर. अब इसमें जो ऑर्डर है वो आप देख सकते हो एक बार कि सबसे ज्यादा क्रिश्चियन माइग्रेट करते हैं. बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये इसलिए है कि जो रिलीजन है वो कैसे इम्पैक्ट डालता है माइग्रेशन के ऊपर. सो माइग्रेशन क्योंकि हमारा एक अलग से टॉपिक मेंशन हो जाता है सोसाइटी में, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग इट हियर. तो क्रिश्चियन सबसे ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, देन इस्लाम, देन हिंदुइज्म एंड देन बुद्धिज्म. दिस यू नीड टू नो हियर, इसे भूल जाओ. कमिंग टू
और एक ये जरूर याद रखना है कि प्यू रिसर्च सेंटर, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है ये इतना इम्पोर्टेंट है, पर स्टिल क्योंकि ठीक है, ऐसे कर करके हमें रिपोर्ट्स याद हो जाएंगी, एकदम से नहीं होंगी फिर लास्ट में। अभी हम पढ़ेंगे तो शायद वहां पर अगर हमने रिवाइज नहीं भी किया हो तो क्या पता हमें आउट ऑफ द सडन कहीं से स्ट्राइक कर जाए हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियसली। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट, ये अभी बेल को लेकर कुछ इश्यू था, वहां पर बेल, फरलो और पैरोल, ये तीनों चीजें हमें एक बार देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्री में फिर से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो बेल हमारे पास टेम्परेरी रिलीज होता है डिफेंडेंट के लिए, कंडीशनल होता है ये, दिस यू नीड टू नो हियर कि कंडीशनल रिलीज होता है कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही बेल दी जा सकती है। अब बेल हमारे पास 3 टाइप की होती है, दैट इज रेगुलर बेल, इंटरिम बेल एंड एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल हमने पीछे किया भी था कि ये अरेस्ट से पहले बेल फाइल की जाती है, बेल मिलती है कि अगर किसी को ये लग रहा है कि उसको अरेस्ट होने के चांसेस हैं तो वो पहले ही बेल लगा देगा। इसके अलावा इंटरिम बेल होती है हमारी शॉर्ट पीरियड के लिए सॉरी शॉर्ट पीरियड के लिए, और रेगुलर बेल तो होती है जो मिलती है रेगुलर, जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं। कंडीशनल रिलीज होता है और ये इस प्रॉमिस पे दी जाती है कि जब भी कोर्ट उसे बोलेगा वो दोबारा आके कोर्ट के सामने पेश हो जाएगा। दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू पैरोल, पैरोल में क्या होता है कि जो सेंटेंस या फिर जो भी पनिशमेंट उसे दी गई है क्रिमिनल को, उसे सस्पेंड किया जाता है। सो दिस यू नीड टू नो हियर। यहाँ पे पैरोल हमारे पास राइट नहीं होता, बिहेवियर को देखकर ये दी जाती है कि अगर किसी क्रिमिनल का बिहेवियर बहुत अच्छा है तो हम उसे कंडीशनल रिलीज दे देते हैं। सो दिस यू नीड टू नो हियर। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस इसमें होता है। फरलो टेम्परेरी रिलीज होता है। फरलो राइट होता है हमारे पास कि जो भी क्रिमिनल होगा उसके पास ये राइट है कि उसे पीरियोडिक इंटरवल्स पे उसे फ्री किया जाए, ताकि वो अपने सोसाइटी में जो नॉर्मल उसके जो रिलेशंस है उन्हें मेंटेन कर सके। सो ये टेम्परेरी रिलीज है, इसमें रेमिशन हो जाएगा सेंटेंस का। राइट होता है फरलो क्रिमिनल का, एंड दिस यू नीड टू नो हियर। सुपरविजन के अंडर रहेगा, यानी उसे थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद वापस आकर रिपोर्ट करना होगा पुलिस स्टेशन में। दिस यू नीड टू नो हियर। अब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, रीड ओनली हाईलाइटेड पार्ट, नथिंग एल्स यू नीड टू रीड हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट हॉलमार्किंग गोल्ड प्योरिटी। सो हॉलमार्किंग हम यूज करते हैं गोल्ड की प्योरिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योरेस्ट समझा जाता है। जैसे जैसे उसका जो नंबर है वो डिक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे उस गोल्ड की क्वालिटी, यानी उसमें बाकी मेटल्स का बाकी सभी मेटल्स को हम उस, फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी पर 18 कैरेट का अगर मार्क है तो इसका मतलब उसमें हमने सर्टेन अमाउंट में बाकी एलिमेंट्स का, बाकी मेटल्स का एसिमिलेशन किया है। सो दिस यू नीड टू नो हियर। BIS ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने मैंडेट किया है कि हर एक गोल्ड पर अब हॉल मार्किंग नेसेसरी होगी। 6 डिजिट का एक कोड लगाया जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, जिसे हम बोलते हैं हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, HUID। अब ये हमें हेल्प कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल अगर चोरियां हो रही हैं तो वहां पर ये हमें हेल्प करेगा कि नंबर की हेल्प से हम उसे में भी दोबारा ट्रेस कर पाए, हम उसे उस तक दोबारा पहुंच पाए। तो दिस यू नीड टू नो हियर। वेरिफिकेशन एंड ट्रस्ट, कंज्यूमर का ट्रस्ट बढ़ाएगा, दिस यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। सो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सो वहां पर ये न्यूज में था। बट यू नीड टू नो हियर इज कि यहाँ पर इसके 2 पिलर हैं। अब इसका हम यूज कर सकते हैं मेंस में आंसर राइटिंग को एनरिच करने में। नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेंबर हेयर कि हमें बहुत कुछ याद रखने की जरूरत है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा कुछ नहीं है। एग्री स्टैक और कृषि
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इसके 2 पिलर्स हैं, दिस यू नीड टू नो हियर। ये दोनों जो पिलर्स हैं, बेसिकली ये जो मिशन है ये हेल्प करेगा फार्मर्स को उनकी क्रॉप से रिलेटेड बेटर इंफॉर्मेशन गेन करने में और उसे मेंटेन करने में। कमिंग टू कृषि विज्ञान केंद्रास, ये उसी में मेंशन था। कृषि विज्ञान केंद्रास बेसिकली खोले गए हैं एक्सटेंशन सर्विसेज के लिए। एक्सटेंशन सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो क्रॉप रिलेटेड डाटा फार्मर्स को प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्ट हो गया, इस टाइप के जो भी काम होंगे वो एक्सटेंशन सर्विसेज में आएंगे। यही इसका पर्पस है बेसिकली। इसे भूल जाओ। कमिंग टू our next news, I hope it is the last one. Yeah, it is the last one, as I said. So there was this news कि जो नामीबिया है वहाँ पर एनिमल्स को किल करने का परमिट दे दिया है, क्योंकि मे बी वहाँ पर ड्रॉट लाइक कंडीशंस क्रिएट हो रखे हैं, तो वहाँ पर खाने की कमी हो गई है। So they allowed killing animals for sake of their lives. अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है नामीबिया का लोकेशन देखना, और यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ पर एक कलहरी डेजर्ट है। लोकेशन आई बी शोइंग यू। फर्स्ट एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लो। जाम्बेजी रिवर यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, कलहरी डेजर्ट इंपॉर्टेंट है, जाम्बेजी रिवर इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप थोड़ा सा मिस कर सकते हो, लेकिन आई विल से कि अगर आप याद कर पाते हो देन दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। इसे भूल जाओ, ये नहीं पढ़ना हमें बस इसकी लोकेशन देखनी है। नामीबिया हमें देखना है कहाँ पर है मैप में, कलहरी डेजर्ट हमें देखना है, जाम्बेजी रिवर नामीबिया में फ्लो करती है, ओकावांगो डेल्टा ओकावांगो रिवर नामीबिया में है, कुनेने रिवर भी नामीबिया में है। कमिंग टू आवर मैप, हियर इज मैप, ये रहा। सो नामीबिया हमें देखना है। सो ये हमारा अफ्रीका में आएगा। सो जो इसके बॉर्डर कहाँ कहाँ किस किस कंट्री के साथ लगते हैं ये हमें देखना होता है। यहाँ पर नामीबिया का जो कोस्ट है वो लग रहा है साउथ अटलांटिक ओशियन में, दिस यू नीड टू नो हियर। नामीबिया के नॉर्थ में अंगोला है, इसके राइट में जिम्बाब्वे है, इसके साउथ में साउथ अफ्रीका है, दिस यू नीड टू नो। साउथ का तो पता ही लग रहा है, नाम से साउथ अफ्रीका हो गया। अपर पार्ट यू नीड टू रिमेम्बर अंगोला है, राइट में जिम्बाब्वे है। ट्राई टू क्रिएट अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी ताकि याद रहे। अभी थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो लास्ट तक बर्डन भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि चिले किया था हमने, चिले, अर्जेंटीना और बोलिविया, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे थे, एबीसी ट्रायंगल, दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा नामीबिया में हमारा क्या है, कलहरी डेजर्ट है, और नामीबिया में ही हमारी जाम्बेजी रिवर फ्लो करती है। सो दिस इज अ कलहरी डेजर्ट, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। कमिंग बैक टू अवर स्लाइड्स। सो नामीबिया में हमारा कलहरी डेजर्ट है, जाम्बेजी रिवर है, ओकावांगो रिवर है, इसके अलावा कोनेने रिवर है। कृषि विज्ञान केंद्र हमें एक्सटेंशन सर्विसेज दे रहे थे। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के हमारे 2 पिलर थे, एक एग्रीस्टैक था, एक कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम था। कमिंग टू होल मार्किंग, BIS ने कंपल्सरी कर दिया है 6 डिजिट का हमारा अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा जिसे HUID बोलेंगे। इसके अलावा फरलो हमें पता है टेम्परेरी रिलीज होगा, लेकिन फरलो राइट है, पेरोल राइट नहीं है हमारे पास। फरलो में सुपरविजन होता है, पेरोल भी टेम्परेरी रिलीज है, कंडीशनल बेसिस पे होता है, सब्जेक्ट टू बिहेवियर होता है। बेल हमारा 3 टाइप का होता है, इंटरिम, एंटीसिपेटरी, रेगुलर। एंटीसिपेटरी जो अरेस्ट से पहले दी जाएगी, इंटरिम शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। प्रोमिस पे दी जाती है कि आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी, आप अपीयर हो जाओगे। ग्लोबल माइग्रेशन, रिलीजियस, डेमोग्राफिक्स, ये रिलीजन का और माइग्रेशन का इंटर रिलेशन बताते हुए एक रिपोर्ट है जिसे प्यू रिसर्च सेंटर ने
लेकर आया है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्राइटेरिया, वो आप देख लेना। महारत्ना के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थे, दैट इज नेट वर्थ कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें एक बार आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि अगर मैं अभी रिवाइज कराऊंगी तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। कमिंग टू आवर क्वेश्चन बैंक, सो टुडे वी आर हियर विद आई गेस 2 or 3 questions. So coming to our first question, that is about growing divergence between rice and wheat production and consumption. तो इसके रीजन क्या है और ये सब हमें बताना है कि सच में डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है या नहीं। सो बेसिकली अब देखो, आप पहले तो एक बार क्वेश्चन ही समझ लो अच्छे से। ये कह रहा है कि जो राइस और व्हीट कल्टीवेट का जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है उसमें डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है और वो डाइवर्जेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या नहीं, तो उसे सब्सटेंशिएट करो अपने आंसर में। सो आंसर में हम क्या डाल सकते हैं, इंट्रो में हम डाल सकते हैं कि जो व्हीट का अब देखो हमें पता है कि जो राइस है, वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन देयर, कि जो राइस है हम एक्चुअली आई मेंशन देयर कि हम उसकी, जैसे वेस्ट बंगाल में हमारे पास उसकी 3 क्रॉप्स थी, तो हम उसे विंटर, समर और रेनी तीनों सीजन में उगा रहे थे। जबकि जो व्हीट है उसे हम कब सो कर रहे हैं, वो तो रबी सीजन, रबी क्रॉप है, तो केवल हम उसे अक्टूबर नवंबर के इंटरवल में सो कर पा रहे हैं। सो क्या होगा कि व्हीट का जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। इसके अलावा जो कंजम्पशन है व्हीट का वो इंक्रीज होता जा रहा है। एक्सपोर्ट भी हमने व्हीट का बैन कर दिया था, आपने देखा होगा रिसेंट न्यूज में, तो उससे भी क्या पता लगता है कि जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। सो दिस यू नीड टू नो हियर। बात करें अगर हम डाइवर्जेंस की, कि डाइवर्जेंस क्यों आ रहा है। सो अब आप खुद सोचो कि जब राइस है उसे हम तीनों सीजन में सो कर रहे हैं तो उसका कल्टीवेशन ज्यादा होगा। इसके अलावा जो राइस है उसे, उसके पास वाइड एरिया है कि उसे हम बहुत सारे स्टेट्स में ग्रो कर रहे हैं, जबकि जो व्हीट के पास है वो एरिया कम हो जाता है। इसके अलावा जो व्हीट है उसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि जो इंक्रीजिंग मैकडोनल्डाइजेशन कल्चर हो रहा है फूड हैबिट्स का, वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम जितने भी हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं खाने के, जैसे मोमोज हो गए या जो भी है, उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, मोस्टली मैदा यूज कर रहे हैं या फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, सूजी यूज कर रहे हैं। और उन दोनों में क्या लग रहा है, उन दोनों में आटा लग रहा है, यानी व्हीट फ्लोर लग रहा है। सो व्हीट फ्लोर की डिमांड तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है वो कम होता जा रहा है। सो डाइवर्जेंस आएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो राइस है उसका हमने क्या देखा था, लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वाटर है, लेकिन वाटर को तो हम इरिगेशन से पूरा कर सकते हैं, जबकि जो व्हीट का लिमिटिंग फैक्टर है वो टेम्परेचर है। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण क्या है, जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन्हें बस आपको पॉइंट्स में मेंशन करना है कि एक तो वाइड एरिया है राइस के पास, दूसरा व्हीट की डिमांड ज्यादा है, तीसरा व्हीट वोलेटाइल ज्यादा है। दिस यू नीड टू मेंशन हियर। इसके अलावा आप क्या मेंशन कर सकते हो, इसके अलावा कुछ बचता तो नहीं है, बस यही मेंशन कर देना। इसके अलावा ये मेंशन कर सकते हो कि जो रबी है उसे तीनों सीजन में सो कर रहे हैं, सॉरी रबी राइस है उसे तीनों सीजन में सो कर रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। कमिंग टू अवर कंक्लूजन पार्ट, क्या करने की जरूरत है, हमें डीहाइफनेट करने की जरूरत है, दोनों के लिए पॉलिसीज बनाने की जरूरत है सेपरेट। क्योंकि वन साइज फिट ऑल अप्रोच वर्क नहीं करेगी। अलग अलग स्टेट्स के लिए फॉर एग्जांपल अलग अलग चैलेंजेस हैं, तो उन्हें अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। सो दिस यू नीड टू मेंशन हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी क्लियर दिस वन। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, so our next question is about migration and diaspora.
कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, किसके, होम कंट्रीज के, यानी जहाँ से वो माइग्रेट कर गए वहाँ पर कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। सो बेसिकली आपको इंट्रो में क्या करना है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे अर्बनाइजेशन तो नहीं, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ही चलेगा। तो क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक विलेज बन गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है कि लोग दूसरी कंट्रीज में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा आप क्या मेंशन कर सकते हो, आप एक्चुअली माइग्रेशन का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि उसके पॉजिटिव्स क्या होंगे इंट्रो में, कि वो हमें एक्सचेंज करने में हेल्प करता है आइडियाज़ का, कल्चर का, टेक्नोलॉजीज़ का, जिसके अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं होम कंट्रीज़ के लिए। इवन डेस्टिनेशन जो होती हैं उनकी, उन कंट्रीज़ के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कमिंग टू आवर बॉडी पार्ट, कि इसके जो कंट्रीब्यूशन होंगे वो क्या क्या होंगे। अब सोचो कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है माइग्रेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा कि नई स्किल लेकर आएगा हमारी कंट्री में, स्किल लेकर आएगा। इसके अलावा क्या होगा, हालांकि ब्रेन ड्रेन भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव्स देखने हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे कि जो स्किल है वो बाहर चला जाता है, कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन जिनके पास है वो बाहर चले जाते हैं, वो हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि वो नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव्स देखने हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा वो क्या होगा, रेमिटेंसेस आएंगे हमारे पास, जो कि अगर रेमिटेंसेस आ रहे हैं हमारे पास तो क्या होगा, हमारा जीडीपी भी इंक्रीज करेगा। इसके अलावा जो वहाँ पर रह रहे हैं फॉरेन कंट्रीज में इंडियंस, वो क्या करेंगे, हमारे इंडिया में इन्वेस्ट भी करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा। इसके अलावा क्या होगा कि नॉलेज का भी ट्रांसफर होगा, कि वो वहाँ पर जो सीखेंगे उसे अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में। सो दिस यू नीड टू नो हेयर। कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो एक स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा नेटवर्क क्रिएट करे, यानी अपने डायस्पोरा के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करके रखे, ताकि क्या हो कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें, इंडिया में स्किल लेकर आए। इसके अलावा कैपिटल इनफ्लो करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नई नई स्किल और टेक्नोलॉजी लाकर हेल्प करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। सो दिस यू मेंशन इन कंक्लूजन। एंड कमिंग टू अवर थर्ड क्वेश्चन, that is about role of agri-tech। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ये यहाँ पर पूछा गया है हमसे, और इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सो ये सब हमें बताना। अब देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान, क्योंकि हमें उतना सब लिखने को मिलेगा और हमें उसमें से छाट के लिखना कितना है, बस 250 वर्ड्स। सो इट बिकम्स 250 तो मैंने मैक्सिमम बता दिया। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस, कि जितना ज्यादा पूछा होगा उतना ही आसान होगा क्वेश्चन। सो कमिंग टू आवर आंसर, इंट्रो में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि एग्रीटेक का है, उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, कि जो टेक्नोलॉजी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो अब देखो हम कैसे, क्या बस रिलेट ही तो कर रहे हैं ना। ग्लोबलाइजेशन के कारण डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण हम हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी ले ही आए हैं, तो प्राइमरी सेक्टर उससे अनटच्ड क्यों रहेगा, तो वहां पर भी हम इसका यूज कर रहे हैं। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, अनटच्ड क्यों रहे, तो ये आप इंट्रो में मेंशन करोगे। कमिंग टू आवर बॉडी पार्ट, बॉडी में हमें क्या मेंशन करना है कि रोल क्या है,
अब रोल आप खुद सोचो कि एक तो हमने कल ही पढ़ा था कि बायोटेक में इसका रोल हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने में। इसके अलावा हम क्या मेंशन कर सकते हैं? एक्चुअली आप एक काम करो, अब जब हम रोल कर रहे हैं तो हम उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर सोचना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्रॉप को सो कर रहे हैं यानी उगा रहे हैं उस टाइम पे, जब हम क्रॉप को का कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसके अलावा जब हम उसे हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब देख लो तीनों में क्या क्या रोल हो सकता है। जब हम फसल उगा रहे हैं तो क्या हो सकता है, हमें मशीन्स का रिक्वायरमेंट होगा। इसके अलावा क्या होगा, हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो सकते हैं। इसके अलावा हमें सोइल की हेल्थ मॉनिटर करने के लिए टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होगी। कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ड्रोन से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि जो सिचुएशन है हमारी क्रॉप की वो क्या है। इसके अलावा क्या हो सकता है, क्लाइमेट का डाटा जो कलेक्ट होगा कि कैसा क्या वेदर फोरकास्टिंग चलेगा, वो सारा हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्रिएट करेंगे। कमिंग टू हार्वेस्टिंग पार्ट, इसके अलावा इरिगेशन में हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर सकते हैं। अब देखो हमें कितना आसान हो गया सोचना, क्योंकि हमारे पास ब्रॉड पॉइंट्स क्लियर थे। सो दिस यू नीड टू डू हियर कि हमें बस क्वेश्चन को जितने छोटे छोटे पार्ट्स में हो सकता है उतने छोटे पार्ट्स में तोड़ना है। कमिंग टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट में किस लिए हम यूज कर सकते हैं? अगेन यहाँ पर मशीनरी में यूज हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है कि सप्लाई चेन, अब जहाँ पे सप्लाई चेन आ जाए, मैंने बोला था कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, जहां पर भी चेन आए वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, ब्लॉकचेन का यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज हो सकता है। इसके अलावा प्रिजर्वेशन में, जब फूड प्रोसेस करेंगे तो वहां पर प्रिजर्वेशन में टेक्नोलॉजी का यूज होगा। सो दिस यू नीड टू मेंशन हियर। कमिंग टू चैलेंजेस, कि चैलेंजेस क्या क्या होंगे। अब चैलेंजेस मैंने कल भी बोला था कि जब भी साइंस से रिलेटेड बात आए, घुमा फिरा के हम एक तो डाल ही देंगे कि R&D के लिए फंड कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास प्रॉपर अवेलेबल प्रोसेसिंग के लिए। फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, एक्यूरेसी है जो हमारे क्लाइमेट वेदर फोरकास्टिंग की वो डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा बायोटेक का हमने पढ़ा था कल ही कि वहां पर IPR दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी पेटेंट से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। अब इनके सॉल्यूशंस अगर हमें देखने हैं तो कुछ नहीं करना, बस चैलेंजेस का अपोजिट हम सॉल्यूशंस निकाल देंगे कि R&D का फंड कम है तो फंड इंक्रीज करो, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसे वैल्यू एडिशन कर सकते हो। यहाँ पर किसके थ्रू, अपना वो डाल दो, कोई भी स्कीम अगर आपको पता है तो वो यहाँ पर डाल दो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम सोइल की जो हेल्थ है वो खराब हो रही है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो वहां पर हम क्या डाल सकते हैं, सोइल हेल्थ कार्ड जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हमारी जो सप्लाई चेन है वो रिसिलियंट नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ई-नाम पोर्टल हमने क्रिएट किया है ताकि बेटर मार्केट एक्सेस हो सके। इसके अलावा हमने क्लाइमेट चेंज के कारण जो फसलें खराब हो रही हैं वहां पर हमने इंश्योरेंस के लिए PM फसल बीमा योजना हम लेकर आए हैं। तो दिस इज हाउ यू ट्राई टू एनरिच योर आंसर, नथिंग एल्स यू नीड टू डू हियर। कमिंग टू योर कंक्लूसिव रिमार्क, यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं कि हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है ताकि हम यील्ड भी बढ़ा सकें, बेटर प्रोडक्शन हो, बेसिकली सिंपली बोलें तो क्वांटिटी भी आए और क्वालिटी भी आए। सो हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। सो here we are done with our today's lecture, nothing else we need to do here, and I hope कि ये जो lectures हैं कुछ तो benefit कर ही रहे होंगे आपको, बाकी तो ठीक है जो होगा सो thank you and have a great journey.